हेलो इंजीनियर्स, स्वागत है आप सभी का मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद पॉलिटेक्निक चैनल पॉली वाला टेक्निक में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे, काफी बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सिंपल, सरल और आसान भाषा में हम सारी चीजों को देखने वाले हैं, सारी चीजों को समझने वाले हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपके दिमाग में सारी चीजें फिट होती जाएंगी। इसके अलावा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको भी मैं हाईलाइट करते चलूंगा, उसको मैं आपको बताते चलूंगा कि हाँ, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स के लिए आप सभी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। और अगर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, प्री बोर्ड के पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओरिजिनल बुक वगैरह ये सारी चीजें चाहिए तो आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेस में सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सब्जेक्ट का यूनिट नंबर फर्स्ट का ये आपका लेक्चर नंबर 5th रहने वाला है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार जो आपका सिलेबस है उस पर नज़र दौड़ाते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे और हमें इस लेक्चर में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया था। इंट्रोडक्शन हो गया, आपका जनरेशन वगैरह हो गया। ठीक है, और उसके बाद से कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हमने स्किप किया था क्योंकि इसको हम इसके साथ पढ़ेंगे। ये सारे आपके कंपोनेंट्स हैं। अभी हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो मैंने मोटा-मोटी आपको आइडिया दे दिया था कि हाँ, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। उसके बाद से डिटेल में हम सारी चीज़ों को देखने वाले हैं और उसके बाद से हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे देखिए, आकार और शक्ति के आधार पर वर्गीकरण होता है, अनुप्रयोग के आधार पर वर्गीकरण होता है, उद्देश्य के आधार पर और उपयोग के आधार पर आपका वर्गीकरण होता है और आपके स्टोरेज के आधार पर आपका वर्गीकरण होता है। डायग्राम की सहायता से मैंने आपको सारी चीज़ें बताया था। फिर से एक बार रिपीट करके बता दे रहा हूँ कि आपके जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से होता है। पहला क्या है आपका, बेस्ड ऑन साइज एंड पावर, यानी कि आपका आकार और शक्ति के आधार पे आपके 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। सुपर, मेनफ्रेम, मिनी और माइक्रो। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े और शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इससे इससे निचले स्तर के आपके मेनफ्रेम कंप्यूटर होते हैं। इससे निचले स्तर के आपके मिनी कंप्यूटर होते हैं और सबसे निचले स्तर के आपके माइक्रो और पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, अनुप्रयोग के आधार पे आपके 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। बेस्ड ऑन पर्पज एंड यूज, उद्देश्य और उपयोग के आधार पे आपके 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, गेमिंग कंप्यूटर, एडिटिंग कंप्यूटर, बिजनेस कंप्यूटर और होम कंप्यूटर। और बेस्ड ऑन स्टोरेज, भंडारण अर्थात स्टोरेज के आधार पे आपके 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एसएसडी और हाइब्रिड। अगर आपने पिछले लेक्चर को कल के देखा होगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी यहीं से। ठीक है, आपको बस एक्सप्लेनेशन को थोड़ा बहुत देख लेना है, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख लीजिए। ठीक है, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें फ्री में देखने को मिल जाएंगी। अब चलिए एक एक का डिस्कशन। सबसे पहला है आपका बेस्ड ऑन साइज एंड पावर के आधार पे आपका सुपर कंप्यूटर है। फिर सुपर के बाद से मेन फ्रेम, मिनी, फिर माइक्रो पढ़ेंगे। उसके बाद से एप्लीकेशन के आधार पे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड के बारे में पढ़ेंगे। सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके देखेंगे। एग्जाम में आपको कैसे लिखना होता है, क्योंकि ये आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले कंपैरिजन अभी हम नहीं देखेंगे, कंपैरिजन हम बाद में देखेंगे। पहले चीज़ों को एक एक करके समझ लेंगे, फिर हम कंपैरिजन अर्थात तुलना को देखेंगे, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है भाई? तो सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं, ये आपका सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, दुनिया का सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर जो बहुत बड़े और जटिल काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर कहते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या करता है, इसका उपयोग क्या है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। जैसे मौसम का पूर्वानुमान, अर्थात करिए कि पहले से ही अनुमान लगाना, जैसे तूफान कब होगा, तूफान होगा या फिर नहीं होगा तो कब हो सकता है, बारिश कब होगी। ठीक है, इसका अनुमान, इसका पता लगाना। ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि रॉकेट, ग्रहों की खोज में इसका उपयोग होता है। वैज्ञानिक शोध, नई दवाइयाँ, रोगों की खोज में इसका उपयोग होता है। परमाणु अनुसंधान यानी कि न्यूक्लियर रिसर्च में इसका उपयोग होता है। और फिल्मों के विशेष प्रभाव, हॉलीवुड मूवीज वगैरह में इसके आपके जो सुपर कंप्यूटर है इनका उपयोग वगैरह होता है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? सबसे बड़े, ये लगभग एक कमरे जितने बड़े होते हैं, काफी इसमें कहिए कि प्रोसेसिंग पावर काफी ज्यादा होती है, काफी शक्तिशाली होते हैं। तो ये जटिल काम जो कहिए कि एक तरीके से काम जो होने वाला है उसके बारे में पता लगाते हैं, जैसे तूफान, बारिश, ग्रहों की खोज, रॉकेट वगैरह में। ठीक है, नई दवाइयों की खोज, रोगों की खोज, इन सारी चीजों में आपके क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर के उपयोग होते हैं। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर उसके बाद से ये देखिए आपका सुपर कंप्यूटर, ये आपका रियल सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसमें काफ़ी बड़े होते हैं कली के, और इसमें अलमारी जैसे कली के रेक बने होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अलमारी के जैसे क्या बने हुए हैं, रेक बने हुए हैं। सब आपके क्या है, एक ही आपके सुपर कंप्यूटर है, जिसमें कली की प्रोसेसिंग पावर कली की, इसमें सीपीयू की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा कली की भारी मात्रा में होती है, और काफ़ी तेज़ी से ये प्रोसेसिंग करते हैं और काफ़ी तेज़ी से गणना करते हैं। और विशेष करके इसका इनका यूज वगैरह होता है वो बड़े स्तर पे होता है, छोटे-मोटे कामों के लिए नहीं होता है कि हाँ, आपको मेमोरी में कोई डेटा रखना है या फिर छोटे-मोटे काम करने हैं, नहीं। इनका जो उपयोग मैंने आपको बताया ये बड़े-बड़े कामों में होता है, छोटे-मोटे कामों के लिए ये नहीं बने हैं, ठीक है। इनका इसीलिए इनको बनाया गया है सुपर कंप्यूटर, इनको नाम ही दिया गया है कि ये बड़े-बड़े काम करते हैं, ठीक है। छोटे-मोटे काम में ये भाग नहीं लेते हैं, अर्थात छोटे-मोटे काम इनसे कराए ही नहीं जाते हैं, अर्थात वो करेंगे भी नहीं एक तरीके से, ये बड़े कामों के लिए हैं। फिर देखिए भारत के सुपर कंप्यूटर की बात करें, आपने लेक्चर में देखा भी होगा, भारत के सुपर कंप्यूटर परम श्रृंखला हो गया, भारत निर्मित सुपर कंप्यूटर है। इसमें आपका आदित्य हो गया जो मौसम का पता लगाता है, मिहिर हो गया जो जलवायु अनुसंधान का कली का पता लगाता है। फिर देखिए दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ये बेसिक जानकारियां हैं। सीडीसी 6600 है जो कि 1964 में आया था। कंपनी का नाम कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन सीडीसी है, और मुख्य डिजाइनर सीमोर क्रे। ये आपने पहले पढ़ रखा है इसलिए मैं जल्दी इनको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए सुपर कंप्यूटर के बारे में, जो कि आपको लिखना होता है। एक सुपर कंप्यूटर पूरी इमारत जितना बड़ा होता है, यानी कि सुपर जो कंप्यूटर होता है वो काफी बड़े होते हैं, एक बिल्डिंग एक कमरे भर के होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे उसको डिजाइन किया गया है जिस काम के लिए, तो ये बड़े-बड़े काम के लिए होते हैं। तो इसमें प्रोसेसिंग पावर काफ़ी सारी कली की इंस्ट्रूमेंट वगैरह कली की मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह होते हैं, तो ये काफ़ी बड़े-बड़े होते हैं। 2-3 मंजिला भवन जितना ऊँचा होते हैं। वज़न की बात करें तो 100 से लेकर के 500 टन, अर्थात कली की 100 से लेकर के 500 हाथी जितना इनका वज़न होता है। इसे ठंडा रखने के लिए विशेष एक एयर कंडीशनिंग चाहिए। जैसे आपको कली की गर्मी में ठंडा रहना है तो आप क्या लगवाते हैं, पंखा या फिर एसी लगवाते हैं। इसी प्रकार से ये जब काम करते हैं तो काफ़ी हीट हो जाते हैं, तो इनको ठंडा रखने के लिए कलिए कि आप इनको इनके लिए एयर कंडीशनिंग वगैरह लगाया जाता है। और बिजली बिल लाखों रुपए महीना, भाई ज़ाहिर-सी बात है बड़े कंप्यूटर है, बड़े काम करते हैं, तो बड़ी कहिए कि ज़्यादा मात्रा में ये बिजली की खपत करते हैं, जिससे बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आता है। ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर देख लीजिए परम 8000 है। लॉन्च कब हुआ था, 1991 में हुआ था। निर्माता कौन थे, तो सीडीएसी आपके सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये इनकी निर्माता कंपनी थी। और मुख्य वैज्ञानिक उस समय के कौन थे, जो इनकी अगुवाई में करिए कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर एक तरीके से बनाया गया था, तो डॉक्टर विजय भटकर जी थे, ठीक है। ये की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फिर चलते हैं उसके बाद से आगे देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। ये क्या होता है, ये जो आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं इनसे थोड़े से छोटे लेवल के कंप्यूटर होते हैं, जैसे आपके बैंकिंग के काम हो गए, रेलवे के काम हो गए, एटीएम के काम वगैरह हो गए, उनका पूरा डेटा यही प्रोसेस करते हैं, आपका पूरा रिकॉर्ड यही रखते हैं। जैसे एक साथ बात करें पूरे, अगर भारत की बात करें तो मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक साथ हजारों लोग एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो उनका पूरा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना, लेन देन का रिकॉर्ड रखना, ये सारे काम आपके कौन करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर ही करते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर भी काफी बड़े कली के रूम में ही रखे जाते हैं, बड़े बड़े होते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर की तुलना में थोड़े से छोटे होते हैं और थोड़े से कम शक्तिशाली होते हैं। और उनमें और इनमें अंतर यह है कि उनका जो सुपर कंप्यूटर का जो विशेष करके उपयोग है, वो वैज्ञानिक के लिए कि उनका उपयोग वगैरह करते हैं शोधकर्ता में, अर्थात शोध करने के लिए, एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए, मौसम का पता लगाने के लिए। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसका विशेष काम क्या है, ट्रांजैक्शन वगैरह का रिकॉर्ड रखना, के लिए कि जो भी आपके एम्प्लॉय वगैरह हो गए उनका, अर्थात कहिए कि ट्रांजैक्शन वगैरह का रिकॉर्ड रखना। जैसे आप टिकट बुक कर रहे हैं रेलवे से, अब एक साथ कहिए कि हजारों लोग टिकट बुक कर रहे हैं, तो कहाँ पे कितनी सीट खाली है, ठीक है, उनका रिकॉर्ड रखना, आपके ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना, ये सारे रिकॉर्ड रखना, सारे काम करना, सारे प्रोसेसिंग का काम करना कौन करता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर करता है। तो यहाँ देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, तो मेन फ्रेम आपका क्या है, मेन फ्रेम वह शक्तिशाली और विश्वसनीय कंप्यूटर जो हजारों उपयोगकर्ताओं, वह यहाँ पे देखिए मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा, वह शक्तिशाली और विश्वसनीय कंप्यूटर जो हजारों उपयोगकर्ताओं को एक साथ सेवा देता है, मेनफ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। अर्थात मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या है, आपके इस पे क्या करते हैं, हजारों लाखों लोग कल के एक साथ काम कर सकते हैं, उस पे वो आपका मेनफ्रेम कंप्यूटर आपके रिकॉर्ड को रख सकता है, आपके डेटा को प्रोसेस कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया कि रेलवे के टिकट बुकिंग करना हो गया, या फिर कहिए कि आपका बैंक में ट्रांजेक्शन वगैरह करना होगा, या फिर एटीएम से कहिए कि लेन देन करना हो गया, तो इसमें क्या करता है, एक साथ कहिए कि हजारों लोग, कई सैकड़ों हजारों लोग काम करते हैं, अर्थात कहिए कि उस पर पैसा निकालते हैं या फिर बैंक में पैसा वगैरह जमा करते हैं, तो इनका पूरा रिकॉर्ड रखने का जो काम करता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर ही करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की तुलना में कम शक्तिशाली और हल्का तथा बहुत छोटा होता है। छोटा मतलब बहुत छोटा से मतलब क्या है, सुपर कंप्यूटर की तुलना में, ये नहीं कि हाँ बहुत छोटा है, ये भी बड़ा होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर की तुलना में थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा सा हल्का होता है और कम भारी होता है। ये कंप्यूटर 24 घंटे कार्य कर सकते हैं तथा इन कंप्यूटर्स पर सैकड़ों यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी काफी अधिक होती है तथा बहुत ही तीव्र गति से डेटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है, अर्थात कहिए कि स्टोरेज भी कैपेसिटी काफी अच्छी होती है, अर्थात कहिए कि काफी ज्यादा होती है कि हाँ भाई
लाखों करोड़ों लोगों का रिकॉर्ड रखना होता है, ठीक है। तो स्टोरेज कैपेसिटी जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होगी, तो स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है और काफ़ी तेज़ी से काफ़ी तेज़ गति से डेटा को प्रोसेस करते हैं। जैसे आप एटीएम से मान लीजिए कि एक साथ कि 1000 लोग एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, तो 1000 लोगों का ये डेटा क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, उनका रिकॉर्ड देखेगा, उनका ट्रांज़ैक्शन का लेन-देन सारा काम क्या करेगा, एक ही साथ देख लेगा। अर्थात कि इनकी प्रोसेसिंग पावर काफ़ी तेज़ होती है, काफ़ी कि ज़्यादा होती है और काफ़ी सटीक होती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद से देखते हैं यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर में आपको दिखा दूँ, ये आपको दिख रहा होगा। ये भी आपके जो अलमारी के रैक वगैरह, बॉक्स वगैरह हो गए, उन्हीं के जैसे होते हैं। बस जो आपके सुपर कंप्यूटर हो गए, उनकी तुलना में थोड़े से क्या होते हैं, थोड़े से छोटे होते हैं। बाकी लगभग दोनों आपके इनके काम में डिफरेंस है। दिखते लगभग दोनों सेम है, बस थोड़ा-सा इनमें कि साइज़ का डिफरेंस होता है और सुपर कंप्यूटर की तुलना में थोड़े से हल्के होते हैं। फिर आपका देखिए आकार की बात करें तो वही देखिए आधे कमरे जितना सुपर कंप्यूटर आपने देखा, एक कमरे और इमारत जितना था, ये आपका लगभग आधे कमरे जितना होता है। फ्रिज, अलमारी जैसे इसमें भी रैक्स होते हैं और वज़न इनका भी टनों में होता है। फिर क्षमता की बात करें तो हज़ारों लाखों यूज़र्स एक साथ काम कर सकते हैं, लाखों ट्रांज़ैक्शन प्रति सेकंड हो सकता है और नॉन स्टॉप यानी कि कहिए कि 24 घंटे, अर्थात कहिए कि 24 घंटे हर हफ्ते, हर महीने, अर्थात हर साल, ये हर महीने कहिए कि काम करते रहता है। अर्थात इसमें कोई बाधा नहीं है कि हाँ, ये रुक गया। जैसे आपने कभी-कभी सुना होगा कि हाँ, कंप्यूटर अगर काम करना बंद कर दे, तो आपके ट्रांज़ैक्शन से, आपके बैंक से ट्रांज़ैक्शन वगैरह नहीं हो पाएगा, एटीएम से पैसा निकल नहीं नहीं पाएगा, क्योंकि वो आपका रिकॉर्ड रख ही नहीं पाएगा। आप जैसे एटीएम कहिए कि डालेंगे एटीएम मशीन में, तो आपका रिकॉर्ड बताएगा ही नहीं। जैसे आपका अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर काम करना बंद कर दे, जिसमें आपका पूरा रिकॉर्ड है वहाँ पे, तो आपका पैसा निकलेगा नहीं, पूरा काम नहीं, मतलब कोई काम ही नहीं हो पाएगा। तो ये आपका हमेशा सालों-साल कहिए कि 24 घंटे सा पूरे हफ्ते, अर्थात कहिए कि सालों-साल ये आपका काम करता है, ये कभी आपका रुकता नहीं है, हमेशा ये आपका इसका संचालन करते रहता है, अर्थात ये कभी रुकता नहीं है, ठीक है। सरल उदाहरण की बात करें, जैसे बैंक का मुख्य सर्वर हो गया, जहाँ सभी शाखाओं के डेटा एक साथ प्रोसेस होते हैं, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर ही होता है। उदाहरण की बात करें तो जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो मेन फ्रेम क्या करता है, डेटा को चेक करता है। ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो मेन फ्रेम सीट अपडेट करता है कि सीट खाली है या फिर नहीं, सीट बुकिंग आपके लिए अवेलेबल है या फिर नहीं। क्रेडिट कार्ड से कलिए की खरीदारी करते हैं तो मेन फ्रेम ट्रांजैक्शन को क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो ये सारे काम आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर ही करते हैं। उपयोग मैंने आपको बता ही दिया है कि बैंकिंग में एटीएम हो गया या फिर ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, रेलवे, एयरलाइंस हो गया, ठीक है, बीमा कंपनियां हो गई, सरकारी विभाग हो गया और बड़े-बड़े उद्योग हो गए, इसमें आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के कुछ नाम वगैरह, आईबीएम सीरीज 4318, ठीक है, फिर आपका आईबीएम Z16 हो गया, आईसीएल 39 सीरीज हो गया, ये आईबीएम सिस्टम 360, ये कुछ नाम वगैरह है मेन फ्रेम कंप्यूटर के जो उपयोग वगैरह होते हैं, इनको आपको याद रखना है। फिर देखिए दोनों की जरूरत, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम की, जब मेन फ्रेम कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ती है, तो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, समाज का हिसाब किताब रखने का काम करता है और सुपर कंप्यूटर क्या करता है, समाज का भविष्य बताने वाला काम करता है, अर्थात कहिए कि मौसम का पता लगाना, ठीक है, जो ग्रहों की खोज वगैरह हो गई, इन सारे काम में आपके सुपर कंप्यूटर उपयोग होते हैं। और मेन फ्रेम कंप्यूटर का काम क्या है भाई, वो समाज का हिसाब किताब, रिकॉर्ड्स वगैरह रखता है, ठीक है, उनके ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड वगैरह को, सारे रिकॉर्ड्स वगैरह को रखता है और सुपर कंप्यूटर समाज के भविष्य को बताने वाला काम करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर व्यापारी का दिमाग, जैसे पैसे का हिसाब किताब रखे, ठीक है, पैसे का हिसाब रखे। और सुपर कंप्यूटर विज्ञान का दिमाग, जैसे जो प्रकृति के रहस्य को सुलझाए कि भाई हाँ, यहाँ पे वर्षा होगी, यहाँ पे ये होगा, या फिर प्रकृति के जो भी ग्रह वगैरह है, जो भी रहस्य वगैरह है, उनके बारे में पता लगाना, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, ये सुपर कंप्यूटर का काम है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का काम है कि व्यापार का दिमाग, जैसे पैसे का हिसाब किताब और रिकॉर्ड वगैरह को रखना, ठीक है। दोनों अलग अलग कामों के लिए दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है, नहीं, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों के अलग अलग काम है, अपने फील्ड में दोनों का लिए कि बेटर है, अर्थात कहिए कि दोनों का काफी ज्यादा महत्व है। एक नहीं रहेगा तो आपका पूरा कहिए कि काम बिगड़ जाएगा, तो दोनों का महत्व है, ठीक है। फिर देखिए डिफरेंस, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफरेंस किया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में, तो देखिए मुख्य काम का क्या है, यहाँ पे देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर कई यूजर काम कर सकते हैं और कई छोटे-छोटे काम, जैसे एक साथ एटीएम का पैसा निकालना, एटीएम से पैसा निकालना, एक साथ टिकट बुकिंग करना, एक साथ रेलवे की टिकट बुकिंग या फिर एयरलाइंस की टिकट बुकिंग करना, जो भी काम करेंगे तो कई यूजर काम कर सकते हैं, कई छोटे-छोटे काम कर सकते हैं। और इस पे क्या है, कुछ यूजर सुपर कंप्यूटर में कुछ वैज्ञानिक बैठ गए हैं और एक बड़ा काम कर रहे हैं, जैसे किसी ग्रह का पता लगा रहे हैं, ठीक है, किसी के लिए कि मौसम के बारे में कोई पता लगा रहे हैं, तो इस पे कुछ यूजर्स अर्थात 2-3 वैज्ञानिक बैठ करके एक बड़ा काम करेंगे और इस पे कई यूजर बैठ करके, अर्थात कई यूजर एक साथ कहिए कि कई छोटे-छोटे काम करेंगे। फिर डेटा प्रोसेसिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए डेटा प्रोसेसिंग लेन-देन में हो गया, ठीक है। फिर वैज्ञानिक गणनाएँ यहाँ पे ये करेंगे, ठीक है, वैज्ञानिक वाला काम कर रहे हैं तो। फिर उदाहरण की बात करें तो देखिए मैंने आपको बताया भी है, बैंकिंग, रेलवे बुकिंग वगैरह हो गया और इसमें क्या हो गया, मौसम, पुनर्नुमान और परमाणु
परमाणु शोध में हो गया। फिर यूजर्स की संख्या की बात करें तो हजारों लाखों एक साथ इस पे काम करेंगे और इस पे कुछ वैज्ञानिक, कुछ शोधकर्ता जिनकी जरूरत है वहाँ पे शोध करने के लिए वो काम करेंगे। और काम की प्रकृति क्या करें तो ये लेन-देन और रिकॉर्ड और अपडेट रखता है और ये सिमुलेशन और करिए कि मॉडलिंग का काम करता है। ठीक है, नई-नई चीज़ों के बारे में बताता है। सटीकता की बात करें तो ये आपका 100% सटीक होता है। पैसे के हिसाब से देखेंगे आप, तो अगर आप बैंक से करिए कि जितना पैसा निकालेंगे तो उसके बाद से आपके बैंक में दिखा देगा कि हाँ, आपका इतना पैसा कटा है, इतना निकला है, इतना बता है। मतलब एक भी ये नहीं कि हाँ, चलिए 50 पैसा या फिर कुछ पैसा आधा इधर-उधर कर देगा, ठीक है? अगर इधर-उधर करता है इसका मतलब कहीं न कहीं आपका पैसा कटा होगा तभी। वो अपनी ओर से ये नहीं कि गलती कर देगा, वो गलती नहीं करता है। 100% क्या करता है, सटीक करता है और इसमें भी शुद्धता होती है, उच्च परिशुद्धता होती है वैज्ञानिक स्तर पर, ठीक है? फिर देखिए पहलू की बात करें, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर किसके लिए है? तो ये किसके लिए है? बैंक कंपनियों के लिए है, बैंक के लिए है और कंपनियों के लिए है। और ये सुपर कंप्यूटर वैज्ञानिक के लिए मैंने आपको बताया था और शोधकर्ता के लिए है। क्या करता है? हिसाब-किताब और ये जटिल गणनाएँ करता है। कितने यूजर्स? इस पे हज़ारों लाखों यूजर्स काम कर सकते हैं, इस पे कुछ यूजर्स काम कर सकते हैं। कितने काम? तो हज़ारों छोटे काम एक साथ कर सकता है और ये एक साथ एक ही बड़ा काम कर सकता है। कीमत क्या होता है? तो ये महँगा होता है और ये बहुत महँगा होता है। सुपर कंप्यूटर आपका काफ़ी महँगा होता है। ये बेसिक डिफरेंस थे और यहीं से आपको आइडिया लग गया होगा कि सुपर कंप्यूटर में और मेनफ्रेम कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। यहाँ आप देखिए मेनफ्रेम कंप्यूटर वही आपने ऊपर देखा कि आकार में बहुत बड़े कमरे में फिट होते हैं, अर्थात आधे कमरे में फिट होते हैं और इसमें भी बड़े-बड़े रैक बने होते हैं अलमारी जैसे। दिखावट की बात करें तो साफ-सुथरे ब्लैक बॉक्स वगैरह होते हैं। ऊपर आपने डायग्राम देखा। तापमान की बात करें तो सामान्य ऐसी सामान्य स्थिति में कह रहते हैं, बहुत ज़्यादा ना गर्म होते हैं ना ठंडे। जो सुपर कंप्यूटर है उनकी तुलना में ये थोड़े से कम हीट होते हैं। आवाज़ की बात करें तो कम शोर होता है, जो आपके सुपर कंप्यूटर आपने देखा उसमें काफ़ी शोर होता है, घट, घट, घट मतलब बहुत तेज़ उसमें आवाज़ आती है, ठीक है? और इसमें जो है आपका जो मेनफ्रेम कंप्यूटर है वो कम शोर होता है। देखिए यहाँ पे सुपर कंप्यूटर में आकार है पूरी इमारत जितना, दिखावट क्या है रंगीन केबल्स और ब्लिंकिंग लाइट्स जैसे। और तापमान की बात करें तो विशेष लिक्विड कूलिंग इसके लिए उपयोग होता है, काफ़ी टेम्परेचर इसका हाई हो जाता है जब चलता है, काम करता है तो। और आवाज़ की बात करें देखिए जेट इंजन जितना तेज़, यानी कि इसकी आवाज़ जो सुपर कंप्यूटर की आवाज़ होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। जब वो काम करता है काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है और इसमें इनकी आवाज़ क्या होती है, कम होती है, ठीक है? मेनफ्रेम कंप्यूटर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए होता है, बैंकिंग और वित्त के लिए, बीमा कंपनियों के लिए, रेलवे एयरलाइंस के लिए, टेलीकॉम कंपनियों के लिए, सरकारी डेटाबेस के लिए। और सुपर कंप्यूटर वैज्ञानिकों के लिए होता है, मौसम का पता लगाना, ठीक है? अंतरिक्ष अनुसंधान में, जीनोम सीक्वेंसिंग में, फिर परमाणु शोध में, फिल्मों के वीएफएक्स में। तो ये आपके अधिकतर वैज्ञानिक या फिर जो हॉलीवुड के एक्टर वगैरह होते हैं अर्थात डायरेक्टर वगैरह होते हैं, वही इनका उपयोग वगैरह करते हैं। ये काफ़ी महँगे-महँगे कंप्यूटर होते हैं, कई-कई 100 करोड़ में एक-एक कंप्यूटर मिलते हैं, आपके सुपर कंप्यूटर मिलते हैं, ठीक है? फिर आगे चलते हैं मिनी कंप्यूटर की बात करें, तो आपने सुपर कंप्यूटर पढ़ लिया, उसके बाद से मेनफ्रेम पढ़ा और उससे निचले स्तर का जो कंप्यूटर है, जो आपके इंस्टीट्यूट में, बैंक वगैरह में हल्के-हल्के मतलब एक कंप्यूटर से 2, 4, 5, 10 लोग आसानी से काम कर पाएँ एक ही साथ कनेक्ट होकर के, वो आपके क्या कहलाते हैं, मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। देखिए, मिनी कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि मध्यम आकार का कंप्यूटर जो मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटा और माइक्रो कंप्यूटर इसके निचले स्तर का आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है, तो मेनफ्रेम से थोड़ा-सा छोटा होता है और आपके माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा-सा बड़ा होता है, वही आपका मिनी कंप्यूटर कहलाता है। जैसे स्कूल का मुख्यतः जो काम होता है कंप्यूटर जो सभी छात्रों का रिकॉर्ड रखता है, वो मिनी कंप्यूटर ही होता है। अब स्कूल कॉलेज में अगर आपके स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में कंप्यूटर वगैरह होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका एक कंप्यूटर हो गया, ठीक है? एक कंप्यूटर हो गया ये आपका और इससे क्या होंगे आपके 3-4 कंप्यूटर कह लीजिए एक तरीके से जुड़े होंगे, ठीक है? 3-4 कंप्यूटर आपके जुड़े होंगे एक ही कंप्यूटर से। ये आपका मान लीजिए कि एक सेंट्रल कंप्यूटर हो गया और इससे आपके 3, 4, 5, 6, 7 एक साथ कह लीजिए कि जो आपके मिनी कंप्यूटर होते हैं, इसमें एक साथ कह लीजिए कि 1 से लेकर के 200 तक कह लीजिए कि कंप्यूटर जुड़ करके लोग काम कर सकते हैं, अर्थात 1 से लेकर के 200 तक यूज़र इसमें काम कर सकते हैं। अब एक ये आपका सेंट्रल कंप्यूटर हो गया और इसी से कहीं न कहीं ये सारे कंप्यूटर क्या कर दिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं काम करने के लिए। तो यही आपका क्या होता है, आपका मिनी कंप्यूटर होता है, ठीक है? ये चीज़ समझ गए? ये नॉर्मल आपके इंस्टीट्यूट वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह हो गए, ठीक है? बड़े-बड़े संस्थान हो गए जहाँ पे 1 से लेकर के 200 यूज़र्स तक के लिए के काम वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, आपका मिनी कंप्यूटर होता है। इसके वजन की बात करें, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि दादा-दादी, जैसे सुपर कंप्यूटर हो गया बहुत बड़ा जैसे दादा-दादी, मेनफ्रेम कंप्यूटर हो गया बड़ा जैसे पापा हो गए, मिनी कंप्यूटर हो गया मध्यम जैसे चाचा हो गए, फिर उसके बाद से माइक्रो कंप्यूटर छोटा जैसे आपका बेटा हो गया अर्थात बेटे हो गए। तो ये आपके इसी प्रकार से ये सबसे बड़ा, ये उससे थोड़ा-सा छोटा, ये उससे छोटा और ये सबसे छोटा, ठीक है? वजन की बात करें मिनी कंप्यूटर का तो 30 से लेकर के 4000 किलोग्राम, पहले के जो मिनी कंप्यूटर थे थोड़े से बड़े थे और वर्तमान में जो आ रहे हैं 30 से लेकर के 4000 किलोग्राम तक आ रहे हैं। टेबल मेज पर रखने योग्य होते हैं, थोड़े से बड़े टेबल है, मेज है, उस पे रख सकते हैं, नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल कंप्यूटर के जैसे ही इनका भी लुक होता है। बस ये थोड़े से कहिए कि 3, 4, 5, 6 के साथ कनेक्ट करके एक साथ कई यूज़र्स इस पे काम कर सकते हैं। 1 से लेकर के 200 यूज़र्स तक एक साथ मिनी कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, यही आपका क्या होता है, मिनी कंप्यूटर होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये देखिए सबसे पहला मिनी कंप्यूटर आपका कौन-सा था? तो सबसे पहला आपका मिनी कंप्यूटर जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर पीडीपी यानी कि पीडीपी 8 था, एक रेफ्रिजरेटर के आकार का था, यानी कि कहिए कि जो आपका फ्रिज वगैरह होता है, उसके आकार का था, जिसे डीईसी यानी कि डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन
फाउंडेशन ने 1965 में तैयार किया था। ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्य क्षमता वाले होते थे, अर्थात जो मिनी कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में थोड़े से अधिक कार्य क्षमता वाले होते थे। तो ये तो थोड़े से पुराने टाइप के हैं। अब नए-नए जो आपके माइक्रो कंप्यूटर भी आ रहे हैं इससे छोटे-छोटे हैं। इन कंप्यूटर पर एक साथ एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर में से एक अधिक सीपीयू मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू होते हैं, अर्थात कई प्रकार के कई सीपीयू जुड़े होते हैं, तभी तो आपके कहिए कि एक से अधिक लोग काम कर पाएँगे। तो मिनी कंप्यूटर में 1 से लेकर के 200 व्यक्ति एक साथ, अर्थात कहिए कि 1 से लेकर के 200 यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। यही आपका मिनी कंप्यूटर होता है। ये बेसिक उद्देश्य के लिए बनाया जाता है कि कहीं पे एक साथ जुड़ करके 4, 5, 10, 50, 100, 200 लोगों को काम करना है, तो आपका मिनी कंप्यूटर हो जाता है। फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, मिनी कंप्यूटर का उपयोग देख लेते हैं। तो विश्वविद्यालयों में मैंने आपको बताया है, विश्वविद्यालय में और कॉलेज वगैरह में इसका उपयोग होता है शोध के लिए, ठीक है? अस्पताल सूचना प्रणाली में रोगी का रिकॉर्ड वगैरह प्रबंध करने के लिए, ठीक है? डायग्नोसिस उपकरण नियंत्रण में, ठीक है? फिर कैड कैम सिस्टम में, फिर लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन सिस्टम में, बैंकिंग के कामों में इनका उपयोग वगैरह होता है। 4 से लेकर के 20 उपयोगकर्ताओं को समर्थन देता है। तो यहाँ पे जो कलिए का अधिकतर जो उपयोग होता है उसका मैंने यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है। ऐसे तो इसमें कलिए कि लगभग 150 से 200 लोग कलिए कि काम कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल यूज़ होता है वो लगभग 1 से 4 या फिर कहिए कि 1 से लेकर के 20 तक कहिए कि आपके लोग ही अर्थात यूजर्स ही इस पे काम करते हैं, अधिकतर जो काम करते हैं, ठीक है? ऐसे तो बात करें तो 1 से लेकर के 200 यूजर्स इस पे क्या कर सकते हैं, मिनी कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, ठीक है? ये उद्देश्य के हिसाब से बनाया जाता है, कितने लोग काम करेंगे उस हिसाब से आपके मिनी कंप्यूटर वगैरह होते हैं। कई टाइप के आते हैं। फिर मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग मतलब कई सारे काम कर सकते हैं, भाई ज़ाहिर-सी बात है कई सारे यूजर्स हैं, सब एक ही काम तो करेंगे नहीं, तो कई टाइप के काम कर सकते हैं। मल्टी यूजर मतलब कई सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें। उच्च विश्वसनीयता और उपलब्धता, ठीक है? विश्वसनीय होता है और उपलब्ध रहता है हर जगह। मेनफ्रेम से कम लागत, ज़ाहिर-सी बात है ये नॉर्मल आपका मिनी कंप्यूटर है, तो मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर तो काफ़ी महँगे होते हैं, तो मेनफ्रेम से कम लागत में ये आपका मिल जाता है। खासियत क्या है? मिनिमम कॉस्ट होता है थोड़ा-सा, मेनफ्रेम की अपेक्षा मिनिमम कॉस्ट होगा और मल्टीपल यूजर्स मल्टीटास्किंग यानी कि कई सारे लोग काम कर सकते हैं और मल्टीटास्किंग कई सारे काम, अनेकों प्रकार के काम कर सकते हैं जिनको जो काम करना है और मिनिमम कॉस्ट में भी आपको मिल जाते हैं। यही इसकी खासियत, एक तरीके से खूबी है, इसकी विशेषता है, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद से आगे आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वह कंप्यूटर जो आपका कहिए कि आप डेली लाइफ में कहिए कि यूज़ करते हैं, मोबाइल, कैलकुलेटर, मोबाइल हो गया, कैलकुलेटर हो गया, नॉर्मल आपका पर्सनल कंप्यूटर हो गया, ठीक है? ये सारे आपके लैपटॉप वगैरह हो गए, टैबलेट वगैरह हो गए, ये सारे क्या हैं? आपके माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है? माइक्रो मतलब सबसे छोटा, माइक्रो कंप्यूटर मतलब सबसे छोटे कंप्यूटर, माइक्रो मतलब सबसे बहुत छोटा, ठीक है? तो सबसे छोटे कंप्यूटर और इसमें माइक्रो प्रोसेसर आपका जो सीपीयू है उसमें आपके माइक्रो प्रोसेसर का लेके यूज़ होते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहता है? छोटे भी होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का भी इनका सीपीयू में यूज़ होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो देखिए सॉरी माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। तो यहाँ देखिए माइक्रो कंप्यूटर वह छोटा सस्ता व्यक्तिगत कंप्यूटर है जिनका सीपीयू एक एकल माइक्रो प्रोसेसर चिप पर करिए कि आधारित होता है, अर्थात इस पे एक साथ करिए कि 1-2 ही लोग करिए कि नॉर्मली काम कर सकते हैं। सिंपली एक ही लोगों के लिए होता है, जैसे आप लैपटॉप पे कोई काम कर रहे हैं, तो आप काम मान लीजिए कि आप गेम खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप गेम खेल रहे हैं और आपका भाई दूसरा वहाँ पे उस साइड में मूवी देखे, एक साथ कोई एक ही करिए कि काम वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? तो इससे देखिए पर्सनल पीसी जिसे कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इससे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, अर्थात ये कहिए कि पोर्टेबल होता है। जैसे आपका लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, मोबाइल हो गया, कहीं भी आप जेब में रखे, लेकर के चले गए। आजकल कई माइक्रो कंप्यूटर पुस्तक, फ़ोन और घड़ी के आकार के आने लगे हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि यही जो आपके मोबाइल, फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप वगैरह और छोटे-मोटे जो कंप्यूटर है, जहाँ पे आप साइबर कैफ़े वाले में देखते होंगे, जो जिसको आप कहीं भी उठा करके ले जा सकते हैं, यही आपके क्या होते हैं? आपके माइक्रो कंप्यूटर, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, पीसी कहते हैं, यही आपके हैं, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे डायग्राम वगैरह आपको दिख ही रहा होगा माइक्रो कंप्यूटर्स के, बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए इनकी विशेषता क्या है? तो विशेषता वही है कि आप कहीं से ले जा सकते हैं, डेस्क पर के लिए कि आसानी से आपके कम जगह घेरते हैं, आसानी से फिट हो सकते हैं और ऊर्जा का बचत करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि छोटे-मोटे कंप्यूटर तो ज़्यादा एनर्जी वेस्ट भी नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग की पहुँच में होते हैं, सस्ते होते हैं, तो ज़्यादातर लोग इसे परचेज़ कर पाते हैं, खरीद पाते हैं। यूज़र फ्रेंडली होते हैं, आम लोगों के लिए आसान इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। थोड़ी बहुत चीज़ें आप जानते हैं, सीखे हैं, तो इसको आसानी से आप चला सकते हैं। कहीं भी आप ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। बहुउद्देश्यनीय होते हैं, कई काम एक ही मशीन से अर्थात कई प्रकार के काम, जैसे मान लीजिए कि आपने एक लैपटॉप खरीदा, तो उस लैपटॉप में आप कोडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, जो भी आपको काम जिस प्रकार का काम करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और काम कर लेंगे, ठीक है? वज़न की बात करें तो जो आधुनिक आपके पीसी अगर आ रहे हैं, कहिए कि डेस्कटॉप आ रहे हैं, तो लगभग 5 से लेकर के 10 किलोग्राम तक रह रहे हैं। लैपटॉप की बात करें तो 1 से लेकर के 3 किलोग्राम तक होते हैं। टैबलेट, स्मार्टफ़ोन की बात करें तो 300 ग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम तो बहुत रेयर केस में, 300 ग्राम या फिर 200 ग्राम या फिर 150 ग्राम तक के आपके अब तो और हल्के-हल्के आने लगे हैं। इतने के आपके टैबलेट और स्मार्टफ़ोन वगैरह होते हैं। तो टैबलेट का वज़न थोड़ा-सा ज़्यादा हो सकता है, स्मार्टफ़ोन का तो काफ़ी कम होता है। तो ये इसके करिए कि कुछ विशेषताएँ वगैरह हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं विशेषताओं के बाद से,
यूजेस ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर के यूज क्या क्या होते हैं, तो घरेलू काम में आप उपयोग करते हैं, ठीक है। घर के काम में जैसे आपका घर का काम हो गया, पढ़ाई, मनोरंजन, इंटरनेट ब्राउजिंग वगैरह इसके लिए। कार्यालय में डॉक्यूमेंट बनाना, डेटा एंट्री करना, अकाउंटिंग और प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए कार्यालय में उपयोग होता है। शिक्षा में भी ऑनलाइन क्लासेज वगैरह, रिसर्च वगैरह, प्रोजेक्ट बनाना, इसमें इसका उपयोग होता है। व्यवसाय में छोटे व्यवसायों का प्रबंध, इन्वेंट्री और बिलिंग वगैरह में इसका उपयोग होता है। फिर मनोरंजन की बात करें तो गेम खेलना, वही आपका घरेलू काम या फिर मनोरंजन, देखिए गेम खेलना, वीडियो देखना, संगीत सुनना, गाना सुनना, ये सारे काम में इसका उपयोग होता है। विशेष उपयोग मेडिकल डायग्नोसिस और वैज्ञानिक शोध में भी और रोबोटिक्स में भी इसका हल्का फुल्का उपयोग होता है। उनके लिए थोड़े सा और बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, लेकिन ये भी जो कंप्यूटर है ये बड़े बड़े से मतलब क्या, ये छोटे छोटे हैं, लेकिन अगर एक कोई काम करना है, एक किसी के लिए चीज़ पे काम करना है, तो इसमें भी आप मेडिकल लाइन में जाएंगे तो जितने आपके कंप्यूटर रखे रहते हैं छोटे मोटे, तो आपके कल के रिकॉर्ड रखने के लिए या फिर रिकॉर्ड देखने के लिए, ठीक है, या फिर कल के एक्सरे वगैरह करने के लिए, वो नॉर्मल छोटे छोटे ही आपके पीसी होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर ही होते हैं, ठीक है, अर्थात माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। तो इनका इन जगहों पे कल के उपयोग वगैरह होता है। अब आते हैं एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर आपने कितना देख लिया, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करके दिखा दूं, आपका सिलेबस दिखा दूं, जो आपका टाइप्स था वो दिखा दूं। टाइप्स में आपने कई प्रकार का पढ़ा होगा, एक बार देख लीजिए। ये आपने देखा टाइप्स, आपका पहला हो गया बेस्ड ऑन, यहाँ पे बेस्ड ऑन साइज एंड पावर के आधार पे। इन चारों के बारे में आपने पढ़ लिया डिटेल में, अब इनको लिख लेंगे, कोई समस्या नहीं है। अब एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इजी वे में आपको बताऊंगा, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगे, बस ऊपर ऊपर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, फिर इनका मैं आपको अंतर भी बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले एनालॉग और डिजिटल पढ़ते हैं। चलिए एनालॉग कंप्यूटर, यहाँ देखिए एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर, कलर ले लूँ मैं। एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा कंप्यूटर है जो गिनती नहीं बल्कि क्या करता है, माप से काम करता है। एनालॉग कंप्यूटर इक्वल टू मापने वाला कंप्यूटर। जैसे एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो समस्याओं को हल करने के लिए संख्याओं अर्थात 0 1 जो बाइनरी नंबर पे आपका बाइनरी डिजिट पे कंप्यूटर काम करता है, उसके बजाय उस पर यह काम नहीं करता है, उसके बजाय निरंतर भौतिक राशियों जैसे वोल्टेज हो गया, दबाव हो गया या फिर यांत्रिक गति का उपयोग करता है और समस्याओं को हल करने के लिए उस भौतिक प्रणाली का एक मॉडल बनाता है, जिससे हमें लगभग तत्कालिक और सन्निकट कलिए कि परिणाम मिलते हैं। जैसे कार का स्पीडोमीटर या फिर थर्मामीटर वगैरह हो गया। एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सरल शब्दों में कहें, ये आपने देखा होगा, आपने आप कार नहीं तो चलिए बाइक तो चलाते ही होंगे, तो बाइक में आपने देखा होगा जो आपकी स्पीड को बताता है। तो इसमें क्या होता है, आपके एनालॉग कंप्यूटर में ये क्या करता है, यही आपके एनालॉग कंप्यूटर है, ये क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, स्पीड बढ़ेगी तो फिर कम होगी तो नीचे आएंगे, तो ये निरंतर क्या करते हैं, सिग्नल को बदलते रहते हैं, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे। तो यही आपका क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर। थर्मामीटर हो गया, तो थर्मामीटर में आपका इसमें पारा भरा हुआ है, तो जैसे ही मान लीजिए कि आपका टेम्परेचर हाई होगा तो ये ऊपर जाएगा, फिर कम होगा तो नीचे आएगा। ये निरंतर क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल पे कहिए कि काम करते रहते हैं। क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल पे काम करते रहते हैं। तो यही आपके ये कहिए कि एक तरीके से वेव वेव पर कहिए कि एनालॉग कंप्यूटर में वेव तरंग एक निरंतर कहिए कि एक निरंतर में कहिए कि बदलता रहता है, भौतिक सिग्नल कहिए कि बदलता रहता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। जो वास्तविक दुनिया की मात्राओं जैसे तापमान हो गया या फिर दबाव वगैरह हो गया, गति वगैरह हो गया, इन सारी चीज़ों को ये क्या करता है, प्रस्तुत करता है। और इन सारी चीज़ों को आपने देखा भी होगा, बहुत ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो सरल शब्दों में कहें तो वह कंप्यूटर जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापा जाता है। सबसे सिंपल इसका डिफिनेशन क्या है, सरल शब्दों में कहें तो वह कंप्यूटर जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापा जाता है उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। भौतिक मात्राएं मतलब तापमान हो गया, दाब हो गया, गति हो गया, लंबाई चौड़ाई आदि को जब मापा जाता है, जिससे मापा जाता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। फिर एग्जाम्पल्स वगैरह देख लीजिए, जैसे आपका स्पीडोमीटर हो गया, वो क्या करता है, स्पीडोमीटर क्या करता है, वाहन की तत्कालिक गति को बताने वाला यंत्र है। चुंबकीय प्रेरण द्वारा सुई को घुमाता है और गति जितनी अधिक होगी सुई उतना घूमेगा। फिर उसके बाद से गति कम होगी, ये सुई घूमता रहता है, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ये एग्जैक्ट आपका डिजिट में एकदम मान बता करके रुक नहीं जाएगा कि हाँ, जैसे डिजिटल कंप्यूटर क्या होगा, डिजिट में आपका एग्जैक्ट डिजिट में मान बताएगा। ये क्या करता है, जैसे जैसे अप डाउन होते रहेगा वैसे वैसे चीजों को बताते रहेगा। और ये क्या करता है, डिजिटल कलिए के सिग्नल पे काम करता है, ठीक है, सॉरी एनालॉग सिग्नल पे काम करता है, ठीक है। तो वाहन की तत्कालिक गति को बताने वाला यंत्र हो गया, स्पीडोमीटर हो गया। फिर आपका एनालॉग थर्मामीटर हो गया। ये आपका देखिए डिजिटल है, इसमें ये एनालॉग वाला है ऊपर, ये वाला तो आपका एनालॉग वाला है। और इसमें एनालॉग और डिजिटल, अब तो कलिए की तकनीक आ गई है तो एनालॉग और डिजिटल एक ही साथ आ रहे हैं। डिजिटल में ये पूरा आपका एक तरीके से एग्जैक्ट डिजिट बता देगा, एनालॉग में क्या करेगा, ये आपका ऊपर नीचे जाते रहता है, ठीक है। तो पारे या एल्कोहल के प्रसार के सिद्धांत पर काम करता है एनालॉग थर्मामीटर। तापमान बढ़ने पर द्रव अवस्था में क्या करता है, ऊपर बढ़ जाता है, इसमें पारा भरा रहता है, ऊपर बढ़ जाएगा फिर नीचे चलाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो निरंतर तापमान परिवर्तन दर्शाते रहता है, ऊपर बढ़ेगा घटेगा, उस चीज को क्या करेगा, ये दर्शाते रहता है, ठीक है।
तो फिर आपका एक दो और एग्जांपल देख लीजिए, आपने घड़ी वगैरह को देखा होगा, तो दो प्रकार की आपकी घड़ी होती है। एक होता है जिसमें आपका करिए कि पूरा आपको डिजिट देखने को मिल जाता है, जो आप हैंड वॉच या फिर वॉल वॉच ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो उसमें आपका जैसे 4:45 हो रहे हैं तो एग्जैक्ट आपका डिजिट दिखाएगा कि हाँ 4:45 हो रहे हैं, तो ये आपका डिजिटल वॉच होता है। ये आपका एनालॉग होता है जिसमें आपकी सुई क्या होती है, निरंतर चलती रहती है, समय को बताती रहती है, निरंतर करिए कि अपडेट होती रहेगी, समय को बताती रहेगी, डिजिटल फॉर्म में नहीं बताती है, ठीक है। तो घड़ी मिनट और सेकंड की सुई वाली घड़ी हो गई, सतत करिए कि समय को कॉन्टिन्यूअस रूप में करिए कि प्रदर्शित करती है, और डिजिटल घड़ी के विपरीत यह समय को बहता हुआ दिखाती है कि हाँ समय चल रहा है, समय चल रहा है, ऐसे दिखाती है, ठीक है। एनालॉग फ्लाइट कंप्यूटर हो गया, जैसे विमानों के उड़ान में करिए कि गणना करने के लिए प्रयुक्त होता है। नेविगेशन अर्थात करिए कि नेविगेट करता है, ईंधन खपत अर्थात ईंधन कितना बचा हुआ है, कितना करिए कि यूज हो गया उसको दिखाता है। लैंडिंग गणना करता है। पायलट इसका उपयोग हवा में त्वरित गणनाओं के लिए करते हैं, तो ये एनालॉग फ्लाइट कंप्यूटर हो गया। ये सारे होते हैं। इसमें क्या होता है, बस ये आपका इतना समझ लीजिए, ये आपको डिफिनेशन याद रखना है। इसमें क्या होता है, सरल शब्दों में कहें तो वह कंप्यूटर जिसके द्वारा हम भौतिक मात्राओं को मापते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जैसे तापमान वगैरह, दाब वगैरह, गति वगैरह, लंबाई चौड़ाई आदि को हम मापते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। फिर डिजिटल कंप्यूटर की ओर आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर भाई किसे कहते हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या फिर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, साथ करिए कि एक ऐसा कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बाइनरी अंकों 0 और 1 में डेटा लेती है, उसे प्रोसेस करती है और परिणाम देती है। आजकल के जितने भी कंप्यूटर हैं, ये तो एनालॉग आपने देख लिया, ऊपर समझ लिया। डिजिटल की बात करें तो आजकल के जितने भी कंप्यूटर आ रहे हैं वो क्या करते हैं, वो आपके बाइनरी पे ही काम करते हैं, 0 और 1 पे ही काम करते हैं। तो वही आपके क्या है, ये सारे आपके डिजिटल कंप्यूटर हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बाइनरी अंकों अर्थात 0 और 1 में डेटा लेती है, उसे प्रोसेस करती है और रिजल्ट देती है। उससे हम क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। उदाहरण के लिए कैलकुलेटर हो गए, स्मार्टफोन हो गए, लैपटॉप हो गए, डेस्कटॉप हो गए, जितने अभी वर्तमान के कंप्यूटर वगैरह हो गए, ये सभी आपके क्या है, आपके डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर आप समझ गए। इसकी विशेषताएं क्या है डिजिटल कंप्यूटर की, तो एक्यूरेसी के साथ, शुद्धता के साथ काम करते हैं, गलती की संभावना ना के बराबर होती है, गति के साथ काम करते हैं, सेकंड में अरबों करिए कि हिस्से करिए कि अरबों में करिए कि हिसाब करेंगे, हिसाब वो गणना कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से भंडारण, स्टोरेज कैपेसिटी इनकी काफी ज्यादा होती है, ठीक है, मेमोरी इनकी काफी ज्यादा होती है। ऑटोमेटिक, एक बार निर्देश दे दिया गया है तो स्वतः ये काम करते रहेंगे। बहुउद्देशीय, अलग अलग सॉफ्टवेयर से करिए कि हम विविध कार्य अर्थात अलग अलग सॉफ्टवेयर से हम अलग अलग काम कर सकते हैं। गेमिंग वाले सॉफ्टवेयर से हम गेम खेल सकते हैं, ठीक है। कोडिंग वाले सॉफ्टवेयर से हम मतलब कोडिंग का काम कर सकते हैं। जितने जो भी आपको जिस प्रकार से यूज करना है, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर से हम अलग अलग प्रकार के काम कर सकते हैं। लेकिन एनालॉग में आपका वो फिट होता है कि हाँ इसी के लिए काम के लिए है तो उससे वही काम होगा, टेम्परेचर नापने के लिए है तो टेम्परेचर ही नापेंगे, जिस काम के लिए है वही काम होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, आपके डिजिटल कंप्यूटर में जिस भी प्रकार का हमें काम करना है उस प्रकार का हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, उस प्रकार का हम काम करेंगे। तो वर्तमान में देखिए, डिजिटल कंप्यूटर आधुनिक युग की रीढ़ की हड्डी है जो बाइनरी सिस्टम पर चलकर तेज, सटीक और विश्वसनीय गणना व डेटा प्रोसेसिंग करता है। यह मानव जीवन के हर क्षेत्र, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, व्यवसाय हो गया, अनुसंधान हो गया, में अपरिहार्य उपकरण बन गया। अर्थात हर जगह यही आपके डिजिटल कंप्यूटर ही उपयोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि एनालॉग नहीं उपयोग होते हैं। आपने गाड़ी वगैरह में देखा होगा, बाइक वगैरह हो गया, कार वगैरह हो गया, तो ये टेम्परेचर वगैरह मापने के लिए जो उपकरण वगैरह है, कंप्यूटर वगैरह है अर्थात मशीन वगैरह है, वही आपके क्या है, आपके एनालॉग कंप्यूटर है। और इसके बाद से जितने आपके कंप्यूटर आप देखते होंगे, मोबाइल, टेलीफोन, सेलफोन वगैरह, ठीक है, आपके लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर वगैरह, पीसी वगैरह, ये सब आपके क्या है, ये आपके डिजिटल कंप्यूटर है, जो कि आपके बाइनरी डिजिट। मुख्य अंतर क्या है, वो आपके करिए कि वेव तरंगों में काम करते हैं और ये आपके बाइनरी डिजिट 0 और 1 पे काम करते हैं। बस यही आपका इनमें मुख्य डिफरेंस है अर्थात मुख्य अंतर है, ठीक है। उसके बाद से देखिए एनालॉग डिजिटल में यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये क्या काम करते हैं, आपके 0 और 1 जो बाइनरी डिजिट है, 0 1 में डेटा को लेते हैं, उस पे काम करते हैं जो डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। एनालॉग क्या करते हैं, डेटा भौतिक मात्राओं में करिए कि मापते हैं, भौतिक मात्राओं पे काम करते हैं, टेम्परेचर हो गया, दाब हो गया, में डेटा को लेते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, फिर रिजल्ट को बताते हैं, सटीक परिमाण देते हैं। और ये भी सटीक परिमाण देते हैं, लेकिन थोड़ा सा अप डाउन रहता है इसमें। गणना व डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं, और ये मापन व नियंत्रण के लिए, मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण की बात करें, लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, उदाहरण की बात करें तो थर्मामीटर हो गया और स्पीडोमीटर हो गया। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखिए, देख लिया आपने एनालॉग डिजिटल तो देख लिया। हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड में क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन, कुछ नहीं है जिसमें आपका एनालॉग भी हो, डिजिटल भी हो। हाइब्रिड कंप्यूटर एक मिश्रित प्रणाली है जो एनालॉग कंप्यूटर की गति और डिजिटल कंप्यूटर की सटीकता दोनों को मिलकर काम करता है। आसान भाषा में यह दो प्रकार के कंप्यूटरों का मेल है, एनालॉग भौतिक मात्राओं को मापने के लिए और प्लस डिजिटल गणना और डेटा संसाधित करने के लिए, डेटा प्रोसेस करने के लिए। उदाहरण की बात करें तो अस्पताल में आईसीयू मॉनिटर, यह रोगी की दिल की धड़कन
रक्तचाप अर्थात कहिए कि ब्लड प्रेशर आदि को एनालॉग रूप में कहिए कि मापता है, दिखाता है और फिर डिजिटल स्क्रीन पर सटीक आंकड़े को भी दिखाता है। तो ये इसका क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल है। हाइब्रिड मतलब आपको याद रखना है जिसमें आपका एनालॉग हो, हाइब्रिड इक्वल टू जिसमें आपका एनालॉग कंप्यूटर हो और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कहिए कि दोनों की क्वालिटी हो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो, वही आपका हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर आप समझ गए। मुख्य विशेषता क्या है, तो वास्तविक समय में क्या करता है, रियल टाइम में भौतिक डेटा को इकट्ठा करेगा, एनालॉग भाग को इकट्ठा करेगा और उस डेटा को सटीक संख्याओं में विश्लेषण करके बदल देगा, अर्थात डिजिटल फॉर्म में आपको बता देगा कि हाँ इतना है, ये है। उपयोग क्षेत्र की बात करें तो चिकित्सा में होता है, फिर वैज्ञानिक शोध में भी होता है, पेट्रोल कलिए कि रिफाइनरी नियंत्रण में भी होता है और सैन्य यानी कि मिसाइल सैनिकों में अर्थात मिसाइल नियंत्रण प्रणाली में भी इसका उपयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर विशेष कार्यों के लिए बनाया गया। अब जो कि हाइब्रिड की बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि हाइब्रिड हर जगह उपयोग होगा भाई। जहाँ जहाँ पे हमें मान लीजिए कि डिजिटल कंप्यूटर चाहिए, हम डिजिटल का उपयोग करेंगे, एनालॉग की जरूरत है, एनालॉग का उपयोग करेंगे। जहाँ जहाँ पे उपयोग होगा अर्थात जहाँ पे जरूरत है हाइब्रिड की, जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों की जरूरत है, वहाँ पे हम हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग करेंगे। तो हाइब्रिड कंप्यूटर विशेष कार्यों के लिए बनाया गया है, बनाया गया कंप्यूटर है जो एनालॉग और डिजिटल तकनीक का फायदा एक साथ उठाता है। यह डिजिटल वैज्ञानिक, चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्रों में के कार्यों में करिए कि प्रयोग किया जाता है। हर जगह इसका प्रयोग नहीं होता है, जहाँ जहाँ पे जरूरत होती है वहीं पे इसका प्रयोग वगैरह किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने चीजों को देख लिया। अब ये आपका एनालॉग डिजिटल, उसके बाद से देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये लगभग आपके टाइप्स वगैरह समाप्त हो गए। एक दो और डिफरेंस है वो मैं आपको दिखा दूं पहले। हाँ, ये आपका सुपर कंप्यूटर में है कि हाँ सुपर कंप्यूटर देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है कि सुपर कंप्यूटर, कलर ले लो मैं। इस सुपर कंप्यूटर की बात करें तो इमारत जितने बड़े होते हैं, वैज्ञानिक के लिए उपयोग होते हैं, उदाहरण आपको दिख रहा होगा। मेन फ्रेम की बात करें तो एक कमरे जितना बड़ा होता है और हजारों यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं, आईबीएम सीरीज का एग्जांपल हो गया। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो डेस्कटॉप कैबिनेट टाइप का होता है और लगभग लगभग दसियों मतलब सैकड़ों लोग इस पर काम कर सकते हैं, लगभग 1 से लेकर के 200 तक। PDP-11 इसका एग्जाम्पल हो गया। माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो टेबल पर रखा जाता है, आकार टेबल के आकार का ही छोटा होता है। 1 से लेकर के 4 लोग, जैसे आप काम वगैरह करते हैं तो साइड में भी 1-2 लोग उस पर बैठ करके काम, नॉर्मली एक के लिए होता है लेकिन 1 से लेकर के 4 लोग तक उसमें नॉर्मली, जैसे आप मान लीजिए कोई साइड में होता है ना उसमें मिनिमाइज का ऑप्शन होता है। एक आपका लैपटॉप हो गया तो इसमें मिनिमाइज का, कि यहाँ पे आपका मूवी चल रहा है और यहाँ पे छोटे मोटे आप काम कर रहे हैं तो 1 से लेकर के 3-4 लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। बेसिकली आपका एक ही लोग के लिए होता है, जैसे आपका पीसी वगैरह हो गया और लैपटॉप हो गया। तो ये इसके कुछ डिफरेंस वगैरह हो गया। ठीक है, फिर देख लेते हैं यहाँ पे एनालॉग और डिजिटल में थोड़ा सा डिफरेंस वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे एनालॉग में तो ये तरंगों के रूप में आपका एनालॉग सिग्नल होता है, ठीक है, उसमें काम करता है। और ये पल्स के रूप में, पल्स क्या होता है, विद्युत सिग्नल है जो आपके बाइनरी डिजिट 0 और 1 पे करिए कि 0 और 1 को प्रदर्शित करता है, उस पे काम करता है। और हाइब्रिड में क्या होता है, तरंग और पल्स अर्थात एनालॉग और डिजिटल दोनों के क्वालिटी होते हैं। फिर इसमें बात करें हार्डवेयर में तो एम्पलीफायर होता है, इंटीग्रेटर होता है। और इसमें क्या होता है आपका, डिजिटल में आपके माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, आपके सीपीयू वगैरह में रैम वगैरह मेमोरी वगैरह होते हैं। ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर आपका नहीं होता है। और इसमें क्या होता है आपका, डिजिटल में सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, सिस्टम वगैरह प्रोग्राम वगैरह किए जाते हैं। शोर प्रभाव की बात करें तो प्रभावित होता है, इसमें थोड़ा सा टिक टिक की आवाज़ आती है, थोड़ा सा शोर वगैरह होता है। और इसमें आपका शोर वगैरह नहीं होता है, आपके कंप्यूटर से शोर नहीं आता है। और इसकी बात करें तो इसमें कम प्रभाव अर्थात करिए कि कम प्रभाव करते हैं, अर्थात करिए कि नहीं ज़्यादा शोर करते हैं ना ही कम शोर करते हैं। और हाइब्रिड में आपको मालूम है कि दोनों की क्वालिटी होती है। ठीक है, तो इसमें सब में दोनों दोनों आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ और डिफरेंस थे जो मैंने आपको बता दिया। फिर चलते हैं यहाँ पे, ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर देखिए यहाँ पे आपने देखा, ये आपने देख लिया कि हाँ एनालॉग डिजिटल, और पहले ये देखा आपने, फिर आपने ये देख लिया। अब इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, गेमिंग जो गेमिंग के उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, एडिटिंग जो एडिटिंग के उद्देश्य के लिए बनाए जाए। ठीक है, आप इसमें अपने स्तर से कुछ भी लिख सकते हैं कि हाँ जो ऐसे कंप्यूटर जो एडिटिंग के लिए, एडिटिंग स्टूडियो में एडिटिंग कार्य के लिए करिए कि बनाए जाते हैं, उनके उद्देश्य के लिए करिए कि विशेष करके बनाए जाते हैं, वो आपके एडिटिंग कंप्यूटर होते हैं। जो बिजनेस के उपयोग के लिए, ऑफिस में काम के लिए बनाया जाए, वो बिजनेस करिए कि बिजनेस कंप्यूटर होते हैं। जो होम के लिए, जैसे सीसीटीवी कैमरे के लिए कंप्यूटर वगैरह हो गया, या फिर मूवी देखने के लिए जो कंप्यूटर बनाया जाए, वो आपके होम कंप्यूटर होते हैं। फिर एसएसडी मैंने आपको बता ही दिया है, स्टोरेज के आधार पे, जिनमें कहिए कि आपको अलग से स्टोरेज डिवाइस लगाना पड़ता है, वो आपके एसएसडी कंप्यूटर होते हैं। और एसएसडी कंप्यूटर क्या होता है, आपके कंप्यूटर के अंदर ही कहिए कि एक तरीके से इंटरनल मेमोरी आपको एसएसडी के फॉर्म में दिया जाता है, उसमें रैम भी रहेगा, रैम के साथ साथ आपका अलग से एक एसएसडी कहिए कि ड्राइव भी रहेगा, डिवाइस भी रहेगा। वो क्या करेगा, आपका इंटरनल स्टोरेज का ही वो काम करता है, अर्थात कहिए कि इंटरनली स्टोरेज, जैसे आपके मोबाइल फोन में होगा तो रैम तो होगा ही, आपका रैम होगा मान लीजिए कि 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB जो भी हो। उसके बाद से आप में इंटरनल स्टोरेज होगा कि हाँ फाइल को, वीडियो को, कहिए कि चीज़ों को सेव कर सकते हैं। 128 GB होगा, या फिर कहिए कि 56 GB जो भी समथिंग हो, जिस जिस भी प्रकार से हो, या फिर कहिए कि 60 GB 65 GB आपका इस तरीके से करके आता है। जितना भी मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको, कि मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपका 256 GB का ही है। ठीक है, आपका क्या है 256 GB का ही है आपका इंटरनल स्टोरेज, तो इसमें आप चीज़ों को, फोटो वीडियो को रख सकते हैं। ठीक है, तो वही आपका एसएसडी में होता है कंप्यूटर में, कि आपके कंप्यूटर अर्थात करिए कि कंप्यूटर में अंदर से ही, अर्थात करिए कि अंदर से ही सारी चीज़ें फिट आएंगी, आपको बाहर से करिए कि कोई एसएसडी
SSD अर्थात मेमोरी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। तो वही आपका क्या हो जाएगा, आपका SSD कंप्यूटर हो जाएगा। और इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जैसे आपने एनालॉग और डिजिटल में देखा, तो इन दोनों का जैसे ही कॉम्बिनेशन होगा जिसमें आपके SSD भी हो, HDD भी हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका हाइब्रिड स्टोरेज कंप्यूटर हो जाएगा। तो ये टाइप्स वगैरह देख लिए। तो इन दोनों की बात करें तो ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा था, अर्थात अगर पूछा था डायरेक्टली टाइप्स तो इसको भी आप मेंशन करेंगे, इसको भी आप लिखेंगे कि आपको अच्छे खासे नंबर देखने को मिलेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाँ, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को बताइए, तो इसको भी आप कैटेगरी वाइज डिवाइड करके थोड़ा बहुत लिख देंगे। ठीक है, बेसिकली आपसे अलग से ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, और अलग से आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है और ये पूछा जा सकता है। तो इन 4 और ये 3 7 इनको आपको याद रखना है विशेष करके, और डिटेल में मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दिया, सारी चीज़ों को बता दिया। ठीक है, आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो फिर से मैं आपको लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करके दिखा दूं यहाँ पे। अब क्या पढ़ने वाले हैं, सिलेबस आपने देखा ही था, अभी मैंने आपको दिखाया था। ये पढ़ने वाले हैं पार्ट्स के बारे में कि कंप्यूटर के मेन कौन-कौन से पार्ट्स हैं और कंपोनेंट्स वगैरह हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।